So today I'll try in order to make you understand one more simple concept which is called as stopping potential. Let us understand what is this stopping potential. Say for example, I am having a metal surface and a light radiation is incident on it. And this light radiation has got enough energy that it can emit an electron. Okay. And this electron will move with some kinetic energy, okay, half mv square, or else this electron is having some velocity v. तो बताइए सर मुझे, अगर इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आता है, then what will happen? Before entering into our battery, the electron will move with this kinetic energy outside. तो हमें क्या फायदा होगा? अगर हमारे पास एक सोलर प्लेट है, ओके, और सनलाइट इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स अगर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो हमें क्या फायदा होगा? वो सोलर एनर्जी हम लोग हार्नेस नहीं कर पाए। हमें क्या चाहिए? द इलेक्ट्रॉन मस्ट कम आउट एंड एंटर इनटू द बैटरी। सो अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं समथिंग कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब तुम्हारे सोलर पैनल के ऊपर, ओके, कितना पोटेंशियल अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, तो पोटेंशियल मतलब क्या? हम लोग क्या करेंगे, बाहर से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लेट अटैच कर देंगे। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा, देखिए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, एंड दिस प्लेट इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड. सो व्हाट विल हैपन सर? द प्लेट विल ट्राई टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन. तो sir, what should be the potential difference in order to stop the electron coming out of an atom is called as nothing but stopping potential. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Sir, the minimum potential required in order to stop an electron, photoelectron coming out of an atom or a metal surface is called as nothing but stopping potential. क्या आप लोग ये बात समझे? Yes, sir. ओके, तो अब मैं एक सिंपल सा चीज आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ओके, एक सिंपल सा इक्वेशन। ओके, क्या है वो? याद रखिए सर, एनर्जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये याद रखेंगे हमेशा। एनर्जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मुझे जो पोटेंशियल अप्लाई करना है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना है, वो कौन सा एनर्जी से इक्वेट होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज उसी इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? Q इंटू वी स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी स्टॉपिंग। तो अब हम लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिल गया बेटा? वी स्टॉपिंग इज इक्वल्स टू mv square by 2q. Sir, mv square by 2q, where q is nothing but charge, v is nothing but velocity of the electron. तो अब क्वेश्चन को देखिए, तो एक लैम्डा दिया हुआ है हम लोगों को 256.7 नैनोमीटर का। उसको जब हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ रहा है? 0.35। तो मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों को वी स्टॉपिंग दे दिया है 0.35। तो वी स्टॉपिंग अगर दे दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 into 10⁻⁹, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 into 10⁻31। क्या हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं? हाँ Yes or सर। no? तो वेलोसिटी पूछा है कि नहीं क्वेश्चन में? देखो तो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा है क्या? नो सर।
नहीं पूछा है, ठीक है, वर्क फंक्शन पूछा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तब तो चलिए इतना लिख लिया, v स्टॉपिंग इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय 2q, लिख दिया आप लोग यहाँ? हाँ सर। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग, सर मुझे एक बात बताओ, वर्क फंक्शन जैसे ही देखे क्या आप लोगों के दिमाग में एक इक्वेशन आया कि नहीं? एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैं यहां से निकाल दूंगा कि नहीं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.35, तो मुझे यहां से एनर्जी मिल जाएगा, हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट कर देते हैं, कितना आ रहा है? 1.6 इंटू 0.35, ये आ जा रहा है 0.56 इंटू 10⁻⁻19। तो चलिए पुट करते हैं, 0.56 इंटू 10⁻⁻19 इज वर्क फंक्शन जो कि हमें कैलकुलेट करना है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन लैम्डा पता है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन निकाल सकते हैं कि नहीं? 19.878 into 10⁻⁻26 divided by 256 into 10⁻⁻9 meters, yes or no? क्या यूज किया मैंने? एच सी बाय लैम्डा यूज किया। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, तो फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। 19.878 ओके डिवाइडेड बाय 256, 19.878 डिवाइडेड बाय 256 कितना आ रहा है? 0.077 आ रहा है। तो 10⁻⁻26 है, -9 ऊपर गया तो कितना हो गया? 10⁻⁻26 प्लस 9, 10⁻⁻17 हो गया, यस और नो? हाँ सर। ओके, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसको पूरा हटा दिया, ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.077, ओके, 0.07764 इंटू 10⁻⁻17, लेकिन इधर कितना है? 10⁻⁻19, तो मुझे 19 के टर्म्स में ही लिखना है। तो देखो 19 के टर्म्स में क्या हो जाएगा? 7.764 इंटू 10⁻⁻19, ओके, तो मैं डिवाइड करने से मुझे 7.764 इंटू 10⁻⁻19 आ गया। तो ये 0.56 इंटू 10⁻⁻19 इधर ले आऊंगा तो -0.56 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 7.764 माइनस 0.560 कितना आ रहा है? 7.204। तो आंसर क्या होगा? 7.204 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स। अगर आपके आंसर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पूछेगा, कभी कभी पूछता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालना है? सिंपली इस 7.204 इंटू 10⁻⁻19 को चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना है। 10⁻⁻19 हट जाएगा, तो वर्क फंक्शन आपका आ जाएगा 4.5025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर चेक कीजिए, जॉल्स में दिया है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया है, देखिए तो।
सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 8 इलेक्ट्रोवोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या हमारा आंसर करेक्ट है 4.5? सर उसका 4.48 आया है। 4.48, yes. 4.48 is approximately same as 4.50. No issues. Yes, that will work. चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा कैसे किए हम लोग? और तुमको समझ में आया? प्रियंका तुमको समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। अभिप्सा? हाँ सर। वेरी गुड। चलिए, और कोई क्वेश्चन है बताइए। देखिए, डोंट अंडरस्टैंड दिस एज अ क्वेश्चन। आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट सीखा। सर अभी आंख बंद करने से आप लोगों को ये चीज दिखना चाहिए। सर एक रेडिएशन अगर जाके एक सरफेस पे स्ट्राइक करता है, अगर रेडिएशन का एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है या वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाएगा। सर वो इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा। अब सर इस काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसे अगर हमें रोकना है तो हमें एक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे Q इनटू पोटेंशियल। मतलब हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एंड एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, वो हमें पता चलेगा। क्या सबको ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो उस दिन जो हम लोग फॉर्मूलास लिखे थे, हम लोग कौन कौन से जरूरी कॉन्सेप्ट से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करके हम लोग जो लिखे थे, वहां पे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करोगे तुम लोग, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी स्टॉपिंग इज इक्वल्स टू, सिंपली पुट कर दोगे, mv²/2q। चलिए, बहुत अच्छा बात। नेक्स्ट बताइए। यस, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है? सर 2.58। 2.58। 2.58। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ो। Similar to electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of the structure of molecules. If the wavelength used here is 800 pm, calculate the characteristic velocity associated with the neutron. ओके, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, मतलब जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने से जैसे वो हायर हायर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, या उसका करस्पॉन्डिंग जो भी वो है, यहाँ पे वही बोल रहा है तुम लोगों को। लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर 800 पिकोमीटर है, अगर इतना एनर्जी अगर हम लोग दे रहे हैं, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन? यही पूछा है ना बेटा? Yes, sir. ओके। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं। सर कभी भी कोई वेवलेंथ या कभी भी कोई रेडिएशन जब हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं एक मेटल सरफेस के ऊपर, तो बताओ मुझे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 800 पिकोमीटर, क्या हम लोग इसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं? तो इसको लिख देंगे hc/लैम्डा। h इंटू सी का वैल्यू अब तक तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए, 19.878 इंटू 10⁻⁴
-26 जॉल मीटर, बिकॉज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका C का वैल्यू है और H का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻, माइनस, बताओ कितना, माइनस 34। वेरी गुड, -34 जॉल सेकेंड है। तो इसका सेकेंड और उसका मीटर पर सेकेंड से सेकेंड दोनों कैंसिल हो गया, तो ये जॉल मीटर आएगा, डिवाइडेड बाय ये हो गया तुम्हारा 800 नैनोमीटर, नैनो 10⁻⁻9, ओके, 10⁻⁻9 मीटर। तो देखिए क्लियरली मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो अब 10⁻⁻9, इसको एक काम करता हूँ, ये 0 0 हटा के मैं इसको कर ये देता हूँ 10 पिकोमीटर में दिया है ना, बोलो बेटा, पिकोमीटर में दिया था ना। पिकोमीटर दिया है क्या? ओ सॉरी सॉरी, तो पिको मतलब 10⁻⁻12 होता है, 2 जीरो इधर से ले लिए तो ये 10⁻⁻10 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। Yes, sir. ओके, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 2 16 डॉट 16 मतलब 3 बच गया 38, तो 8 4 36, 8 4 36 है 32, sir. 8 4 32 है, तो 32 किए तो 6 बच गया 67, 8 8 64, 38, 8 4 32, ओके। सो 2.484 इंटू 10⁻10 ऊपर गया तो ये बन गया तुम्हारा 10⁻16, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, सर ये पूरा एनर्जी न्यूट्रॉन को क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी देगा। तो क्या हम लोग हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2.484 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स, अगर हम लोग ये करते हैं तो देखिए, तो v² इज इक्वल्स टू 2.484 इंटू 2 कितना आएगा? ध्यान से देखो, 2 4 8, 2 8 16 1, 2 4 8 9, 2 4 सॉरी 2 2 4, 4.968 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय, बताओ मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा बताओ? 1.6 into 10⁻⁻27. Very good. 1.6 into 10⁻⁻27. 1.6 into 10⁻⁻27 kg. ओके, तो अब हम लोगों को इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10⁻⁻27 ऊपर जाएगा तो +27, 27 में से 16 चला गया तो 11 बचेगा। यस और नो? यस सर। ओके, तो यहाँ पे 10⁻11 को, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, मैं 10⁻10 लिख के मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 49.68। ओके, ऑलराइट। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 49.68 डिवाइडेड बाय 1.6, देखते हैं कितना आ रहा है। 49.68 डिवाइडेड बाय 1.6, 31.05 आ रहा है। तो v² इज इक्वल्स टू 31.05 इंटू 10⁻10, ओके, 10⁻10। तो यहां से हम लोगों को v आएगा √of 31.05। तो √of 31.05 कितना आ रहा है? 5 5 25 है, 6 6 36 है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो √of हमें कैलकुलेट करना है 31.05, तो 5.57 आएगा। तो आंसर आना चाहिए 5.57 इंटू 10⁻5। चेक कीजिए सर क्या आ रहा है।
चेक करके बताइए। सर 494.5 494.5 494.5 यूनिट क्या दिया है? सर मीटर पर सेकंड इनवर्स। ओ, और 10 टू द पावर कुछ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। No, हाँ sir. सर। क्या किए तब हम लोग? E is equals to hc by lambda। तो बोलो बेटा। सर ये क्वेश्चन वो जो लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी इससे भी तो हो सकता है। ओह शिट, उसी से कैलकुलेट करना था। ओह सॉरी 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 सॉरी, हम लोगों ने गलत कर दिया। ओके ओके, यस, it is a mass moving with some velocity. Yes 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 yes, shit, we did a mistake. Okay, sorry। एक्चुअली हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये वो कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था। ओके, वी डिड अ मिस्टेक। ओके, लेट अस सॉल्व इट, है ना। हम लोगों को इस इक्वेशन को डी ब्रॉगलीस वेव इक्वेशन से सॉल्व करना था, बिकॉज अ न्यूट्रॉन इज अ मास and any mass moving with some velocity, we will use de Broglie's equation। तो lambda is equals to h by m into v। तो यहां से v is equals to lambda by m into h। okay, that is sorry, h by m into lambda। okay okay, अभी तुरंत आ जाएगा सर। so velocity is equals to 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second divided by 1.6 into 10 to the power minus 27 kg into lambda is 800 into 10 to the power of minus 12। okay, minus 12 मीटर। तो यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि -12 को अगर मैं -10 कर देता हूं और इसको 8 कर देता हूं, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, -37। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +37। सो +37 में से 34 चला जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 3। यस और नो? तो बच जाएगा +3। ओके, तो नीचे मेरा बच गया 1.6 इंटू 8। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। ओके, तो हम लोगों को करना है 6.626 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 8, 1.3252। तो वेलोसिटी आ रहा है 1.3252 into 10 to the power of 3। lambda is equals to h by mv। v is equals to h by m into lambda। कर गया, बट आंसर मैच नहीं कर रहा है ना। No, sir. कितना आ रहा है आंसर? सर 494.5 494.5। ये तो कहीं मैच नहीं कर रहा है हम लोगों का 494.5 के साथ। देखो तो कहीं गलती नजर आ रहा है तुम लोगों को? मुझे लग रहा है 494.5 आंसर गलत दिया है क्या? लैम्डा इज इक्वल्स टू 800 पिकोमीटर। ओके, लैम्डा इज इक्वल्स टू टाइम भी वेलोसिटी निकालना है।
-27 और उधर -10 -37 ऊपर गया। ठीक है, फिर से एक बार डिवीजन करके देख लेते हैं, क्या डिवीजन में कहीं गलती की है क्या। 1.6 into 12.8 6.626 12.8 ओहो 0.517 आ रहा है। ओ पिछली बार मैं कुछ गलती किया रे डिवीजन में। 6.626 डिवाइडेड बाय 1.6 4.141 आ रहा है। तो इसको डिवाइड करना है मुझे 8 से 0.517, मतलब यहाँ पे मेरा आ रहा है 0.517, तो वेलोसिटी मुझे आ रहा है 517 मेरे को आ रहा है। आंसर में दिया हुआ है 494। 6 और 17 काफी डिफरेंस आ रहा है, कुछ वैल्यू हम लोग इधर उधर लिए हैं शायद। ये एक्चुअली होता है 1.627, देखते हैं शायद इसके वजह से कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। तो 6.626 डिवाइडेड बाय 1.627, अगर टोटल हम लोग लेते हैं 4.07 आ रहा है, जिसको कि हम लोगों को डिवाइड करना है 8 से 509 आ रहा है। थोड़ा और क्लोज गया, 509 आ रहा है यहाँ पे 509 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। समवॉट क्लोज, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है हम लोगों का। मे बी कहाँ पे गलत हो रहा है चेक करना पड़ेगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन तो सही सही ले रहे हैं, 800 लैम्डा तो ले रहे हैं, एच का वैल्यू तो फिक्स्ड है, वही अराउंड 509 मीटर पर सेकेंड आएगा तुम्हारा वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया। सिंपली लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv यूज करना है और कुछ नहीं। हाँ सर। ओके यस, चलिए और कुछ, और कौन सा क्वेश्चन देखो। सर 2.64। 2.64, चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ो। Among the following pairs of orbitals, which orbital will experience a larger effective nuclear charge? 1. Which orbital will experience Larger effective nuclear charge. larger effective nuclear charge? Okay. 1. 2s and 3s. 2. 4d and 4f. 3. 3d and 3p. ओके फिर से बताओ, 1 क्या दिया है? 2s and 3s. 2s and 3s, ओके। 2. 4d and 4f. 4d and 4f, ओके। 3. 3d and 3p. 3d and 3p, बस इतना ही या और है? नहीं सर इतना ही है। ओके तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करके। क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था, अगर तुम लोग में से कोई पीरियोडिक टेबल मेरे से पढ़े हो तो वहां पे मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया था। तो क्या होता है सर, आपके पास है न्यूक्लियस और यहाँ पे है एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर जो अप्लाई होना चाहिए था, जिस फोर्स के साथ न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए था, क्या होता है, न्यूक्लियस जो है उससे थोड़ा कम अट्रैक्शन फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। कब? जब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में और भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तब। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं।
तो जिसके वजह से जो है इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स जो है जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो रे, ये एज्यूम करो कि ये एक टीचर है, तो फर्स्ट बेंच के बच्चों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, सेकंड को, थर्ड को ध्यान से देख सकते हैं, बट समवन सिटिंग इन द 20th बेंच से फॉर एग्जांपल 20th बेंच पीछे, इट इज इम्पॉसिबल, लाइक वो अगर धीरे से मोबाइल भी यूज कर रहा होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू कैच हिम और इन ऑर्डर टू वॉच हिम, क्योंकि वो पूरा पीछे बैठा हुआ है, राइट। सो उसी तरह से न्यूक्लियस को भी एक इलेक्ट्रॉन जो कि दूर में है और उसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना, उसको अट्रैक्ट करना, जितना फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर सकता है उससे कम फोर्स में अट्रैक्ट करेगा। तो कितना फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। से फॉर एग्जांपल एक आइटम का प्राइस 500 रुपीज है, ओके, तुमको कोई बंदा जो है 10% डिस्काउंट दे रहा है, ओके, तो 10% डिस्काउंट दे रहा है मतलब 450 रुपीज जो है ये है आपका इफेक्टिव प्राइस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रियल प्राइस 500 है बट इफेक्टिव प्राइस 500 नहीं है, इफेक्टिव प्राइस इज 450 बिकॉज मुझे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। तो सर इन रियलिटी न्यूक्लियर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डायरेक्टली जेड इनटू ई, जो पहले हम लोग डिराइव किए थे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इज जेड इनटू ई, तो वो निकाल सकते हैं, बट इफेक्टिवली उतना नहीं पहुंचेगा, उससे कम पहुंचेगा। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? हाँ सर। सबको? हाँ सर। वेरी गुड। तो सर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, लेकिन इसका आंसर तो आप लोगों को बहुत इजीली आता है निकालना। कैसे सर? देखते हैं। सर हम लोग तो पहले से ही बात किए हैं n+l वैल्यू के बारे में। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं n+l वैल्यू जो है ये जितना लो होगा, ओके, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये उतना ही लार्ज रहेगा। ओके, ये आप लोग नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। n+l वैल्यू जितना लो रहेगा आपका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही लार्ज रहेगा या उतना ही हाई रहेगा, ओके। और n+l वैल्यू वाइस वर्सा, n+l वैल्यू जितना हाई रहेगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही लो रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब हम लोग चेक करेंगे 2s और 3s में से n+l वैल्यू किसका कम है। 2s के लिए कम है, 2s के लिए n+l वैल्यू कितना है, 2 + 0 कितना होता है 2, बट 3s के लिए कितना होता है 3 + 0 दैट इज 3। तो कम किसके लिए, लोअर द n+l वैल्यू, higher will be the nuclear force of attraction, okay, effective nuclear charge, so that is why 2s और 3s में से किसका ज्यादा है बेटा, 2s का। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, अब 4d और 4f में से किसका लोअर वैल्यू है, 4d, 4 + 2, whereas 4f 4 + 3, obviously 4d। नेक्स्ट दिया हुआ है 3d और 3p, 3d का क्या है 3 + 2 5, 3p का क्या है 3 + 1 4, तो किसका ज्यादा है 3p का ज्यादा है। तो यहाँ पे 2s का, यहाँ पे 4d का और यहाँ पे 3p का। अब समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। Yes. So this is how we are going to check the effective nuclear charge. This is how we are going to check the effective nuclear charge. Okay, by simply checking the n+l value. Very good.